इस सब में जो इसराइल और पैलेस्टाइन का एक सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें यूएस का क्या स्टैंड वो हमेशा उसकी थोड़ी सी टिल्ट जो है इजराइल की तरफ रही है, बट वो उसकी बिल्कुल बाउंड है इसराइल के, बिल्कुल ऐसे ही बात मतलब है ये कि सब इस सॉल्यूशन में सब खत्म हो क्योंकि जाएगा। वन स्टेट सोल्यूशन दोनों तरफ एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो वॉर्स हो रहेंगी और सिविलियंस की जानें जाती रहेंगी और पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होता रहेगा। तो अल्टीमेटली टू स्टेट सोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन। Hello and assalamu alaikum. This is your host Wajiha Abbas. Welcome to our podcast. So today the topic of our podcast is aspects of two states in the conflict of Palestine and Israel and role of US and Norway in this. तो इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ एक बार फिर इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट अबू बकर जंजुआ साहब मौजूद हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए एक बार फिर से टाइम निकाला। लास्ट टाइम हमारे ऑडियंस को बहुत पसंद आई आपकी वीडियो। थैंक यू सो मच। वेलकम टू आवर शो। सर टॉपिक मैंने बताया है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो मेरा पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो टू स्टेट्स का एक सोल्यूशन निकला है, इसका एक हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या इसकी एक हिस्ट्री है? First of all, thank you, Wajia, for giving me opportunity to present my stance on this conflict. You know, historic context of these issues are actually lied back in 1947 when the solution was proposed by United Nations in 1947. और सोल्यूशन ये था कि 1947 में चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट एक हमेशा से पूरे मिडल ईस्ट के लिए बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का मरकज़ रहा है, प्लस इसने रीजन की जितना भी पीस था वो डिस्टॉर्ट करके रखा है। कहीं वॉर्स हुई, कहीं वजूहात इसकी बिना पर ये सोल्यूशन जो है इस पे कोई मतलब किसी भी पीसफुल सोल्यूशन की तरफ निकला ना जा सका, इवन वॉर्स के बाद भी। तो उसमें फिर 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने टू स्टेट सोल्यूशन पेश किया, जिसमें जो हिस्सा आधा हिस्सा इसराइल के को ही दे दिया जाए और आधा हिस्सा जो है फ़लस्तीन को ही दे दिया जाए। सो 1947 में पहली दफ़ा ये प्रपोज किया गया। उसके बाद कैंप डेविड अकॉर्ड 1978 में और उसके बाद ऑस्लो अकॉर्ड 1993 के अंदर पेश किया गया। सो इसकी हिस्टोरिक रीजंस जो थी वो ये थी बेसिकली। बट सर वो अभी तक अप्लाई तो नहीं हुआ, अगर वहाँ पे एक निकला था बट वो चीज़ तो भी वहीं पे ही है, कोई इसका हल तो नहीं निकला। हल इसलिए नहीं निकल पाया कि फ़लस्तीन की साइड पे भी कुछ मुखालफत रही है इस सोल्यूशन के हवाले से, और कुछ जो हार्ड को रिजिड या एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट इजरायली साइड पे हैं वो भी इस सोल्यूशन की तरफ नहीं आ सके, और उनका भी मानना था कि इसमें शायद हमारी कुछ कुछ ज़्यादती हो जाए या कुछ हमारी तरफ से गिव अप कर दिया जाए, क्योंकि इसराइल चाहता है कि वन स्टेट सोल्यूशन, कि वो पूरे जितना भी सब पे इजरायली कब्जा कर ले। फ़लस्तीन की जितनी भी टेरिटरी है वो हिस्टोरिकली इसराइल के पास रही है। अगर प्रॉफिट दौर से या सलीबी जंगों के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो तब से लेके तो उनके पास एक ही सोल्यूशन है। इसी तरह फ़लस्तीन के पास भी एक ही सोल्यूशन है। वो ये कहते हैं कि ये चूंकि लैंड करंट ऑटोमन एम्पायर के दौर में या उससे पीछे जो रिसेंट हिस्ट्री थी या मॉडर्न हिस्ट्री जिसे कहते हैं उसमें ये फ़लस्तीन के पास रही है। सो वो उनके नज़दीक ये एक ही सोल्यूशन है कि वो ओनली वन स्टेट, दैट इज़ द स्टेट ऑफ फ़लस्तीन। ओके। अच्छा सर, इस सब में जो इसराइल और पैलेस्टाइन का एक सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें यूएस का क्या स्टैंड है? वेल यूएस का स्टांस इस हवाले से ये रहा है कि वो हमेशा उसकी थोड़ी सी टिल्ट जो है इसराइल की तरफ रही है। उसकी रीज़न ये है कि हिस्टोरिकली भी उनकी कुछ डिप्लोमेटिक सपोर्ट या मिलिट्री एड या फिर पॉलिटिकल सपोर्ट इन यूनाइटेड नेशन स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब भी इसराइल के अगेंस्ट कोई भी करारदाद पेश की गई है तो यूनाइटेड स्टेट्स ने हमेशा वीटो किया है। उसकी रीज़न ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कांग्रेस के अंदर स्पेशली जो एक इजरायली लॉबी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस हवाले से, और उन्होंने हमेशा इसराइल को अनकंडीशनली सपोर्ट किया है, जो कि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट्स हमेशा इंटरेस्ट देखती हैं, मॉरल ग्राउंड्स नहीं देखती। सो उन्हें नहीं कंसर्न कि फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं या उनके साथ हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इस हवाले से वो हमेशा उन्होंने इसराइल के सपोर्ट को जो है उन्होंने इसराइल के स्टांस को सपोर्ट किया है। मतलब उनका ये कहना है कि जो लीडर है उसको अपना सुप्रीम इंटरेस्ट देखना जी चाहिए, बिल्कुल, जी उसके बिल्कुल, बाद कोई भी चीज़ आती है। जी सुप्रीम बिल्कुल ऐसे ही इंटरेस्ट इज द फर्स्ट वन, जी ये बिल्कुल, पहली चीज़ है। जी बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक है सर। सर मुझे बताएं कि इस जो सारा डिस्प्यूट है इसराइल और पैलेस्टाइन का, इसमें यूएस का क्या इंटरेस्ट है? थोड़ा आपने मुझे बता भी दिया, थोड़ा आप डिटेल से बता दें हमारे ऑडियंस को कि
क्या इंटरेस्ट है इसमें यूएस का? एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक्स और डिप्लोमेटिक्स जो हैं इंटरेस्ट हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं इसराइल की सपोर्ट के अंदर, हम्म। क्योंकि वो हमेशा चाहता है कि जो इकोनॉमिक जियो स्ट्रेटेजी की अगर बात की जाए कि इस रीजन के अंदर इसराइल को सपोर्ट किया जाए, इसराइल को सपोर्ट भी किया जाए बल्कि मजबूत किया जाए, वो मिलिटरीली, सर, इकोनॉमिकली या डिप्लोमेटिकली। क्या इसमें हम ये भी कह सकते हैं जो यूएस में इतने ज़्यादा जोइश की आबादी है, वो भी हम इसके अंदर कह सकते हैं कि इलेक्शंस होते हैं एंड अगर वो इसराइल के साथ देंगे, वहाँ पे जोइश बहुत ज़्यादा आबाद है, बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं वहाँ पर, तो एक ये पॉइंट भी हम कह सकते हैं ये भी वजह होती है इसराइल को सपोर्ट करने की। बिल्कुल, जो इजरायली डायस्पोरा कम्युनिटी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है वो काफ़ी प्रोएक्टिव है और काफ़ी उनका इन्फ्लुएंस है यूएस हम्म। फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के अंदर, तो स्पेशली ये अगर भी एक बात की पॉइंट जाए। है इसराइल को जी सपोर्ट करने बिल्कुल, का। जी बिल्कुल। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है यूनाइटेड स्टेट्स की क्या इंटरेस्ट है टू सपोर्ट इसराइल, एक डायस्पोरा का फैक्टर एलिमेंट तो है ही, प्लस जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी रिसोर्सेज के हवाले से हमेशा डिपेंडेंट रहा है मिडल ईस्टर्न रीजन के अंदर। हम्म। सो इस हवाले से वो अपना एक तो जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं इन्हें वो सिक्योर करना चाहता है, और सेकेंडली ये है कि जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान की एक राइवलरी चल रही है रीजन के अंदर, आपको अगर आपको पता हो तो हमेशा उनका स्टांस ये रहा है कि ईरान के जितने भी मुखालिफ एलिमेंट्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए ताकि मैक्सिमम अपनी हीजमनी रीजन के अंदर बरकरार रखी जा सके। आपको पता है कि रीजन के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल प्रेजेंस भी है और मिलिट्री प्रेजेंस भी है, तो इस हवाले से हमेशा जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए बहुत अहम रहा है अपने अलाइज को सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली जो गल्फ स्टेट्स हैं और इसराइल है उन्हें सपोर्ट करने के लिए। ठीक है सर। सर ये बताएं, इस सब कॉन्फ्लिक्ट में बात यूएस की हो ही रही है, तो इन सब कॉन्फ्लिक्ट में यूएस किस तरह से इन्वॉल्व रहा है? मतलब जो इसराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट है, यूएस ने इसके अंदर क्या रोल प्ले किया, किस तरह से इन्वॉल्वमेंट किया अपनी? यूनाइटेड स्टेट्स का इस पर्टिकुलर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें सपोर्ट की अगर बात की जाए तो वो हिस्टोरिकली चलता आ रहा है, स्पेशली 1947 से लेके जब से ब्रिटिश एम्पायर डिमिनिश होना स्टार्ट हुआ था, तो यूनाइटेड स्टेट्स एक पावर बनकर उभरी थी। तो उसने ब्रिटेन का जो एक हीजमन का रोल था वो उसने कवर अप करने की कोशिश की, और 1947 से ऑनवर्ड जितनी भी वॉर्स हुई, जितने भी अकॉर्ड्स हुए, जितनी भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हुई, ये जितनी भी टेंशन्स चलती रही, यूनाइटेड स्टेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है। स्पेशली जो यूएन के अंदर 1947 के अंदर रेजोल्यूशन पेश हुई उसमें भी यूनाइटेड स्टेट्स का रोल था, उसके बाद जितनी भी वॉर्स रहीं उसमें भी यूनाइटेड स्टेट्स ने सपोर्ट किया इसराइल को, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। इसी तरह कैंप डेविड अकॉर्ड जो था वो इटसेल्फ एक वाशिंगटन के अंदर टेक प्लेस हुआ, तो उसके अंदर भी यूनाइटेड स्टेट्स का डायरेक्ट रोल था। इसी तरह ओस्लो अकॉर्ड 1993 था, उसके अंदर भी यूनाइटेड स्टेट्स ने काफ़ी अपनी एक्टिव प्रोएक्टिव अप्रोच रही। तो इस हवाले से यूनाइटेड स्टेट्स ने अब्राहम अकॉर्ड अगर आप रिसेंट पास में देखें अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे भी उनका किरदार बड़ा अहम था। तो इसलिए हम कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के रोल को निगेट नहीं किया जा सकता, वो हिस्टोरिकली और इवन के प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर भी, और इवन के हम कह सकते हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिहाज से भी बड़ा अहम किरदार हमेशा उनका रहेगा। सर, ओस्लो रिकॉर्ड्स की बात हो ही रही है, तो हम्म। आप मुझे बताएं ओस्लो रिकॉर्ड्स क्या था, क्या इसके अंदर डिस्कशंस हुई थी और क्या बेसिकली फैसले लिए गए थे? जी बिल्कुल, ओस्लो अकॉर्ड की जहाँ तक बात की जाए ये नॉर्वे के अंदर, नॉर्वे का कैपिटल है और नॉर्वे के अंदर ये हुआ 1993 के अंदर। इसके अंदर नॉर्वे चूँकि एक हमेशा हिस्टोरिकली वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू या कोल्ड वॉर में ये एक बिल्कुल एक मतलब आप कह लें कि न्यूट्रल स्टेट रही है, हम्म। तो नेगोशिएशन के लिए हमेशा एक मुनासिब जगह जो होती है वो एक न्यूट्रल जगह ही होती है। इसी तरह नॉर्वे ने बहुत फैसिलिटेट किया ओस्लो अकॉर्ड के हवाले से भी, और जो टू स्टेट सोल्यूशन था या इसराइल फ़लस्तीन का ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट था उस हवाले से उन्होंने किया। तो इस हवाले से नॉर्वे का बड़ा अहम किरदार रहा है। ठीक है सर। सर मैं बात कर लूँ कि यूएस की जो पोजीशन है जी। वो इसराइल सेटलमेंट में क्या है? अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की सपोर्ट हमेशा वो इसराइल की तरफ ही रही है, हम्म। और स्पेशली उन्होंने टू स्टेट सोल्यूशन की बात की है, या इवन के एट टाइम्स जो अंडर बुश एडमिनिस्ट्रेशन वन स्टेट सोल्यूशन की भी बात हुई है। हम्म। वन स्टेट सोल्यूशन दैट मीन्स कि सिर्फ टेरिटरी जो जितनी भी है वो इसराइल को दे दी जाए। हम्म। सो इस हवाले से उनकी अनकंडीशनल सपोर्ट रही है जो कि ढकी छुपी नहीं है, और ये हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहा है टू प्रोटेक्ट इसराइल एट एनी कॉस्ट। तो ये सपोर्ट तो हमेशा रही और रहेगी उनकी। सर, नॉर्थ अफ्रीका जो है वो इंटरनेशनल अदालत में ये इसराइल का केस भी लेकर के, इसराइल पैलेस्टाइन इशू के ऊपर, और वो जीत भी चुके हैं,
बट फिर भी उस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि यूएस की सपोर्ट है इसराइल की तरफ, और इसलिए। देखिए जितनी भी इस तरह की करारदाद या डिसीजंस होते हैं वो मैंडेटरी नहीं होते। वो स्टेट्स की मर्ज़ी होती है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें या ना करें। वो आईसीजे की को आईसीजे के डिसीजंस हों या आईसीसी के डिसीजंस हों या यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस होती हम्म। हैं, उनमें कोई कंपल्जन या कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती कि वो स्टेट जो है उनको कंपल्जन है कि वो उनके ऊपर अमल करें। ये बेसिकली एक आइडियल ग्राउंड्स पे होती हैं कि आप उसको ह्यूमन राइट्स के हवाले से देखा जाता है कि उनको कंपल्जन या उन्हें बाउंड किया जाए कि हम्म। उस फैसले के ऊपर अमल करें, अदरवाइज कंपल्जन नहीं होती इस हवाले से। और सर, साथ साथ टू स्टेट की बात हो भी रही है, तो आई वुड लाइक टू आस्क कि क्या टू स्टेट सोल्यूशन था, किस तरह से ये निकला था, और क्या क्या इसके अंदर बातें थी, क्या क्या पॉइंट्स थे इसके? वेल इसके जैसे मैंने पहले ही बयान किया कि कुछ हिस्टोरिक रीजंस भी थी कि रीजन बहुत ज़्यादा तनाज़ात का शिकार रहा है, हम्म। इसका कोई सोल्यूशन हल नहीं था निकल रहा। तो ये एक सोल्यूशन प्रपोज किया गया कि जो हिस्सा आधा हिस्सा है जो जेरूशलेम वाला टेरिटरी है वो इसराइल को दे इसराइल दी की आ जाए, जाएगी। और जो गज़ा स्ट्रिप है और वेस्ट बैंक है वो फ़लस्तीन को दे दिया जाए। बट सर, गजा स्ट्रिप भी पहले बहुत ज़्यादा थी इनके पास, अब वो जहाँ इतनी थी अब वो इतनी होती जा रही है, और कल को मुझे लगता है और भी वो कम होती जाएगी। जी बिल्कुल अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जो इलीगल सेटलमेंट्स इसराइल करता जा रहा है अपनी हाँ। ताकत के बलबूते के ऊपर, ये अनफॉर्चुनेट है कि उनको रोका नहीं जा रहा, चाहे वो इवन उन्हें यूनाइटेड कहा भी नेशन। जाता है कि जी ये बिल्कुल। गलत है, ये इंटरनेशनली हम देखें तो ये लीगल है कि किसी के भी एरिया में जाकर रहना शुरू कर देना और उसके बाद वहीं पे आबाद हो जाना, बट कोई उसे रोक नहीं पा रहा। अब बिल्कुल इसकी जहाँ तक अगर वजूहात की बात की जाए तो क्योंकि डिप्लोमेटिक सपोर्ट जितनी भी वेस्ट की है या यूनाइटेड स्टेट्स की है या यूएन की है, वो हमेशा प्रो इसराइल रही है। उन्होंने जस्ट कंडम किया है अल्फाज की हद तक, प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया, अगर प्रैक्टिकली किया भी है तो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हुई। अब तो कंडेम यूएस की तरफ से तो कंडेम भी नहीं किया जा रहा। अब बिल्कुल ऐसे ही बात है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक बड़ा एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट है या एक कंसेंसस है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, चाहे वो रिपब्लिकन है या वो चाहे डेमोक्रेट्स हैं, कि इसराइल के ऊपर उनकी रेड लाइन है। उन्होंने कभी भी एंटी इसराइल नहीं जाना। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, सो इसीलिए वो पॉलिसी की कंटिन्यूशन चलती आ रही है और वो इसी तरह सपोर्ट किए जा रहे हैं। सर, इवन ये जो इसराइल ने दोबारा अटैक किया था पैलेस्टाइन के ऊपर, तो कहा गया था कि बहुत चांसेस थे कि ईरान की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, पर उसी टाइम सेफ साइड पे तो यूएस ने फ़ौरन से अपने शिप वहाँ पर खड़े कर दी ताकि ईरान अगर इन्वॉल्वमेंट करे तो हम फ़ौरन ईरान पे हमला कर दें। अब बिल्कुल जहाँ तक रीसेंट अटैक की बात की है, ये थोड़ा सा प्री एम्प्टिव अटैक था हमास की तरफ से या पीएलओ की तरफ से ऑन इसराइल। सो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने हमेशा अपनी सपोर्ट मिलिटरीली, इकोनॉमिकली या डिप्लोमेटिकली रखी है इसराइल के लिए। सो जब ये अटैक हुआ है तो डेफिनेटली इसकी कड़ियाँ या इनके ताने बाने या ब्लेम जो किया गया कि बिहाइंड द स्टेज ये सारा प्लान जो है ईरान की तरफ से बनाया गया था, हम्म। स्पेशली उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो है उनकी तरफ से तैयार किया गया था। तो इस हवाले से जब ये तासुरात सामने आए, यूनाइटेड स्टेट्स एक्टिवली इसराइल के सपोर्ट को आ गया था। तो डेफिनेटली उनका एक एग्रीमेंट है या उनका एक डिप्लोमेटिक एक स्टांस है कि उन्होंने सपोर्ट करना है और प्रोटेक्ट करना है और एग्जिस्टेंस को सेव करना है इसराइल की, जब भी कोई उनके ऊपर अटैक होगा अटैक होगा, या जब भी उनके एग्जिस्टेंशियल थ्रेट उनको आएगा। मतलब उनकी इंश्योरेंस करनी है जी उन्होंने। अश्योरेंस देनी, हाँ, सिक्योरिटी अश्योरेंस है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ जो से। जिम्मेदारी है और मैं एक उनकी। और बात ऐड करना चाहूँ कि अब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें हैं कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, हम्म। जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड कर रखी है इसराइल को अपने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट से निपटने के लिए। सर, क्योंकि बात अब नॉर्वे और यूएसए की हो रही है, यूएसए की हम बात कर चुके हैं, ये जो टू स्टेट सेटलमेंट्स है इसके ऊपर नॉर्वे का क्या स्टैंस है? नॉर्वे का जहाँ तक जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि नॉर्वे हमेशा एक न्यूट्रल कंट्री रहा है। ना सिर्फ नॉर्वे बल्कि नॉर्डिक स्टेट्स जितनी भी हैं, उन्होंने हमेशा वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 या कोल्ड वॉर या इवन वॉर ऑन टेरर है उसमें भी वो समहाउ न्यूट्रल ही रहे हैं। ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहे हैं, हम्म। बल्कि इन्होंने पीसफुल रोल जो है वो उन्होंने प्ले किया हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर। तो जहाँ तक इसराइल फ़लस्तीन कॉन्टेक्स्ट की बात है, इसमें भी उन्होंने हमेशा पीसफुल सोल्यूशन की ही बात की है। जैसे कि ओस्लो अकॉर्ड इटसेल्फ, ओस्लो कैपिटल ऑफ नॉर्वे है, नॉर्वे तो है। उसमें भी उन्होंने होस्ट किया था दोनों पार्टीज़ को हम्म। सोल्यूशन के हवाले से। तो नॉर्वे ने हमेशा जो इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से सपोर्ट किया है वो टू स्टेट्स सोल्यूशन को सपोर्ट किया है। उन्होंने जितनी भी अटैक्स ऑफ इसराइल ऑन गज़ा या वेस्ट बैंक
उन्होंने हमेशा कंडेम किया है, उन्होंने सिविलियन कैजुअलिटीज़ को कंडेम किया है, हम्म, और इसी हवाले से उन्होंने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और डिप्लोमेटिक जो कॉन्टेक्स्ट हैं उनको रिस्टोर करने की बात की है, और इसके हवाले से पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ उनका एम्फेसिस रहा है, और उन्होंने हमेशा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काफ़ी सपोर्ट किया है फ़लस्तीन की भी और इसराइल की भी। थैंक यू सर। सर मुझे ये बताइए, जो टू स्टेट सेटलमेंट है, इसके ऊपर पैलेस्टाइन का क्या स्टैंड है और उसके साथ साथ इसराइल का क्या स्टैंड है? जहाँ तक टू स्टेट सोल्यूशन की बात है, तो टू स्टेट सोल्यूशन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मामला है इस हवाले से, क्योंकि फ़लस्तीन के जो इंटरनल डायनामिक्स हैं, चाहे वो हमास है, पीएलओ है, या अल-फतह ग्रुप है, वहाँ पे उनके इंटरनल डिफरेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वो भी कुछ ग्रुप कहते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन ठीक है, आप गो अहेड करें, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हम सिर्फ वन स्टेट चाहते हैं, जो कि हमारी एक्चुअल टेरिटरी थी बेल्फोर डिक्लेरेशन या ऑटोमन एम्पायर से के दौर के दैट अंदर। वाज पैलेस्टीन वांट। फ़लस्तीन वांट, ओके। वो उनके नज़दीक भी उनके जो कुछ हार्ड लाइनर्स हैं या रिजिड हैं या एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, वो यही कहते हैं कि एक सोल्यूशन ही है हमारे पास, और मतलब वो कि है हमें हमारी स्टेट ऑफ। स्टेट वापस जी चाहिए जिस पर बिल्कुल। कब्जा किया गया जी है, बिल्कुल। इसलिए उनकी तरफ से रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट अब हुआ हम आते बिल्कुल। हैं इसराइल पे। जी बिल्कुल। इसराइल का क्या स्टैंड था? जहाँ तक इसराइल की बात की है, इसराइल में भी यही एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हमारे यहाँ भी एक स्टेट का ही सोल्यूशन है, कि और वो है द ओनली स्टेट ऑफ इसराइल मतलब ऑन दे द ऑल वांट ऑल टेरिटरी ऑफ। गजा, ऑल जी पैलेस्टाइन, बिल्कुल। सब कुछ चाहिए जी हमें। बिल्कुल। तो इस हवाले से दोनों साइडों पे काफ़ी रिजिड स्टांस रहा है, जिसे यूनाइटेड नेशन ने रिजॉल्व करवाने की कोशिश की है। कैंप डेविड अकॉर्ड में कोशिश की गई थी, ओस्लो अकॉर्ड में कोशिश की गई थी, इवन अब्राहम अकॉर्ड में कोशिश की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि दोनों पार्टीज़ के अंदर बड़ा रिजिड स्टांस रहा है इस हवाले से, कि वो किसी सोल्यूशन की तरफ आए और रीजन और फ़लस्तीन की टेरिटरी में पीस रिस्टोर हो सके। सर आपकी क्या मतलब रिकमेंडेशंस होंगी, आप क्या कहेंगे कि ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक हल हो सकता है? क्या सजेशंस हैं आपकी? जस्ट आई जस्ट वांट योर सजेशंस ऑन दिस कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इजराइल एंड पैलेस्टाइन वेल, जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट। मेरी सजेशंस की बात है इस जितने कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, अल्टीमेटली पीस सेटलमेंट की तरफ आना पड़ेगा, नेगोशिएशंस की तरफ आना पड़ेगा। जंगें किसी भी सोल्यूशन का हल नहीं है। वो दुनिया के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आप देखें, अल्टीमेटली रिजॉल्व वो और टेबल एक टॉक्स के ऐसा ऊपर ही हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो जी। चलता आ रहा है, कोई हल जी। नहीं निकल रहा, जी जिसमें बिल्कुल। लोगों का नुकसान हो रहा है, जाने जा रही हैं, बच्चे मर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि इस वॉर के अंदर भी, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी देखें, इसके हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी 1948, 73, इवन कि 67 वॉर है, जो इवन 2005 की जो इनका एक एक कॉन्फ्लिक्ट की स्किर्मिश आप कह लेंगे, वो हुई थी। उसके बाद भी पीसफुल सोल्यूशन नहीं निकल सका। सो अल्टीमेटली आना दोनों पार्टीज़ को नेगोशिएशन टेबल पे ही पड़ेगा, हम्म। और इन्हें अल्टीमेटली मुज़ाकरात या डायलॉग्स के थ्रू टू स्टेट सोल्यूशन ही मेरे ख्याल बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि अगर नहीं इस तरफ आएंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट एज इट इज़ रहेगा, और सिविलियंस की जानें जाती रहेंगी, और पूरा रीजन जो है डिस्टेबलाइज होता रहेगा। सर टू स्टेट सॉल्यूशन क्या था कि जो चीज़ें इसराइल कब्जा कर चुके हैं वो इसराइल की होगी, जो रह गई वो पैलेस्टाइन का ही होगा? बिल्कुल, इस हवाले से यही एक मौक़िफ़ पाया जाता है कि जिस पर अभी कब्ज़ा इसराइल का है वो इसराइल के पास ही रहेगा, जो मतलब कि जेरूशलम वाली वापस टेरिटरी नहीं है। दिया जाएगा? ऑब्वियसली ऑब्वियसली बिल्कुल। हम्म। उसमें जो वेस्ट बैंक और गज़ा है, गज़ा की जो गज़ा स्ट्रिप है या वेस्ट बैंक का एरिया है, वो हम्म। इस वक्त इस फ़लस्तीनियंस के पास है। तो ये दोनों इलाके जो हैं, इसराइल इन पे अपनी सोवरेनिटी या क्लेम ख़त्म कर दे, या हम्म। इनके ऊपर उसकी कोई एम्बिशंस ना हो। मतलब जैसे हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, उनकी आर्मी अंदर है, वो हम्म, कहीं बाहर उनकी परमिशन के बगैर नहीं जा सकते जी हैं। बिल्कुल। इवन वो असलहा नहीं रख सकते जी हैं, बिल्कुल। कुछ भी नहीं कर सकते ना, बिल्कुल मतलब उनका उनकी। मुल्क होते हुए भी, उनका एरिया हम्म, होते हुए भी, बट वो बिल्कुल बाउंड है इसराइल के। बिल्कुल ऐसे ही बात है मतलब ये कि। सब इस सॉल्यूशन में वो सब ख़त्म हो जाना था। जी बिल्कुल, फिर तो ऑफिशियली मतलब एक स्टांस लिया जाएगा कि हम्म। सोवरेनिटी जो है फ़लस्तीनियंस को दे दी जाएगी, जो सीज ऑफ गज़ा या एग्जैक्टली वेस्ट बैंक है। सोवरेंटी नहीं है वहाँ पर, जी बिल्कुल। बात यही है। जी और बिल्कुल। ये जो पैलेस्टाइन के लोगों का जो मौक़िफ़ है कि हमारे पास सिर्फ दो एरियाज़ हैं, मतलब जी हमारे जो बिल्कुल। ऑक्युपाइड किए गए हमें वो भी चाहिए। जी और बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड इसराइल चाहता है कि सब कुछ उसी के पास ही रहे। जी तो बिल्कुल। इस वजह से ये जो टू स्टेट सॉल्यूशन है ये कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों साइड्स ही बहुत ज़्यादा रिजिड थी। इज रिजिड है इट? जी बिल्कुल, इसी हवाले से, लेकिन अल्टीमेटली आना तो इसी तरफ ही पड़ेगा, क्योंकि वन स्टेट सोल्यूशन दोनों तरफ एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो वॉर्स और रहेंगी, और सिविलियंस की जाने जाती रहेंगी, और पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होता होता रहेगा। रहेगा। तो अल्टीमेटली टू स्टेट सोल्यूशन इज़ द ओनली सोल्यूशन। अब इसमें कुछ
जो शरातो ज़वाबित हैं या कुछ जो कुछ लेन देन अगर करना चाहते हैं, बारगेनिंग करना चाहते हैं, वो करके अल्टीमेटली आना तो इन ए टू स्टेट सोल्यूशन पे ही पड़ेगा, और अल्टीमेटली डायलॉग्स के थ्रू ही मामला ये हल होगा। और सर, फॉर एग्जांपल, टू स्टेट सोल्यूशन के बाद भी अगर फिर इसराइल तरफ से पैलेस्टाइन के ऊपर कोई अटैक होता है या कुछ भी, तो तब क्या यूएस और नॉर्वे उसमें जिम्मेदार होंगे? देखें, जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स या कुछ इस तरह के स्टांस लिए जाते हैं, तो उस पे फिर हमेशा एक बाइंडिंग रहती है और उस पे फिर अमल किया जाता है। उस पे फिर इतना इजी नहीं होता कि आप उनकी वायलेशन करें, क्योंकि फिर आप स्टेट्स के ऊपर ऑब्लिगेटरी चीज़ें हो जाती हैं कि वो कुछ गारंटीज दी जाती हैं, अश्योरेंसेस दी जाती हैं, इवन कि उन्हें कुछ ऑफर्स दी जाती हैं कि वो इन कंडीशंस की बुनियाद पे दोबारा वो सूरत हाल पैदा नहीं होने देते। सो इसके इतने चांसेस मुझे नहीं लगते कि दोबारा से कुछ इशू बनेगा अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो। अबू बकर साहब, हाउ वुड यू कंक्लूड दिस टॉपिक? वेल, समराइज मैं इसी तरह से करूँगा कि जंगें किसी भी सोल्यूशन का हल नहीं रही, और अल्टीमेटली पीस प्रिवेल्स। तो इस रीजन में भी जो टेंशन वो सबसे बड़ी है मिडल ईस्ट के अंदर, वो इसराइल फ़लस्तीन वाली ही है। तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली आना पड़ेगा दोनों स्टेट्स को, या यूनाइटेड स्टेट्स को, या इवन कि मेरा ख्याल है चाइना जो है, चाइना के रोल को हमने डिस्कस ज़्यादा नहीं किया। मेरा ख्याल है चाइना इस जितना कॉन्फ्लिक्ट है इसमें मेरा ख्याल अहम किरदार अदा कर सकता है, जैसे सर, कि यही मेरा स्टैंस था कि एक सुपर पावर जो है वो इसराइल के साथ है, जी। सेकंड सुपर पावर चाइना है, वो इसमें कुछ स्टैंस क्यों नहीं दे रही है? और कहा देखा जाए तो उसके जो है सपोर्ट है वो पैलेस्टाइन की तरफ है, बट वो खुल के आकर क्यों नहीं बोल रहा है? इसके पीछे क्या इंटरेस्ट है चाइना का? क्या वो मिडल ईस्ट में आना चाह रहा है, इस वजह से वो इस तरह से खुल के सपोर्ट नहीं कर रहा है? ये आप कह सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि चाइनीज़ रोल की बात है, चाइना के रोल इस या इंटरेस्ट इस रीजन के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। सो इस हवाले से जैसे उन्होंने रिसेंटली एग्रीमेंट करवाया है, पीस डील करवाई है सऊदी और ईरान के हवाले से। हमारी लास्ट बिल्कुल, पॉडकास्ट का टॉपिक बिल्कुल, भी था जैसे कि वो। हमने डिस्कस किया था हाँ। उस हवाले से। तो मुझे लग रहा है कि अब जो नेक्स्ट चाइनीज़ डिप्लोमेटिक मूव होगी वो इसी कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से होगी, और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं किसी एग्रीमेंट पे पहुंचने के। तो इन फ्यूचर हम देख सकते हैं एक्टिव रोल ऑफ चाइनीज़ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू रिजॉल्व दिस इशू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही आपके साथ। तो ये था जी हमारा आज का पॉडकास्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जो पॉइंट्स थे वो क्लियर हुए होंगे हमारे पॉडकास्ट में। आपको हमारा आज का पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।